हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनकंसीवेबल थिंकिंग्स। आज से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स चालू करेंगे क्लास 12th की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो हमारा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। चलिए, पहला हमारा पड़ता है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स may be used as a raw material for the production of other goods। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि रॉ मटेरियल होते हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स के मीन्स ये दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में इनका काम आता है। उसके बाद इनका रीशोल्ड, मतलब दीज गुड्स कैन बी रीशोल्ड बाय द अदर फर्म्स फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए दूसरी एजेंसी इसको रीशोल्ड कर सकती है। उसके बाद ये वाले गुड्स जो होते हैं ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर होते हैं, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाद वैल्यू इनकी है, दी वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इनमें अभी वैल्यू और एड ऑन होगी। जैसे कि अगर एक शॉपकीपर है और वो एजेंसी से बाइक लेके आता है, बाइक जैसे उसको पड़ी 50,000 की, उसके बाद 1,000 उसने प्रॉफिट लिया और उसमें वैल्यू ऐड कर दी, उसके बाद वो सोल्ड कर रहा है उसको 51,000 का। इसीलिए इसमें कहा जाता है वैल्यू इज येट टू बी एडेड, नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये वाले प्रोडक्ट्स नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर इनको हम इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हमेशा आती है। अगर एग्जांपल लें कि शुगर परचेस्ड बाई अ बेकरी, बेकरी वाला जब कभी भी शुगर परचेज करता है तो वो उसमें वैल्यू और ऐड ऑन करेगा, मतलब उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अपना बनाएगा और वहाँ पे ये शुगर अपना एक इंटरमीडिएट गुड्स की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लोगों का टॉपिक है फाइनल गुड्स। व्हाट आर द फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, मतलब फाइनल गुड्स को हम लोग रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं और फाइनल गुड्स को रिशोल्ड भी नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमने ये प्रोडक्ट खरीदा कहीं से और उसको जाके दूसरी जगह कहीं बेच दिया, उसमें वैल्यू एड ऑन हो जाएगी तो फिर से इंटरमीडिएट गुड्स आ जाएगा, वो फाइनल गुड नहीं बचेगा। उसके बाद दीज गुड्स आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन। ये गुड्स जो होते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर होते हैं, मतलब इनमें और कुछ भी एड ऑन बाकी नहीं है। नो वैल्यू एडिशन, इनमें कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं हो सकती है। उसके बाद जैसे कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छी तरीके से चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ये गुड्स नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड किए जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल शुगर यूज्ड बाय हाउस होल्ड, जब कभी भी हाउस होल्ड शुगर को यूज करेगा तो यही होगा कि वो डायरेक्ट उसका कंजम्पशन होगा, वैल्यू एड ऑन नहीं हो रही है। वो एक एग्जांपल है फाइनल गुड्स का। अब उसके बाद हम लोग इसके कुछ वो देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स का हमने बता दिया कि वो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम के लिए हो जाता है, इसीलिए उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद अ गुड कैन बी फाइनल एंड इंटरमीडिएट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एंड यूज। एंड यूज के हिसाब से उसका चीज़ें अलग अलग होती हैं कि उसका एंड यूज कहाँ पे है। फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स वहीं से ही अलग अलग कर दिए जाते हैं। उसके बाद जब कभी भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में लीड करता है। जब कभी भी फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा कैपिटल फॉर्मेशन होती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कंज्यूमर गुड्स। व्हाट आर द कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट गिव्स द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देता है ह्यूमन वांट्स को। दे आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के द्वारा डायरेक्ट यूज कर दिए जाते हैं। उसके बाद नॉट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इनसे हम लोग कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है उससे हम लोग अगर दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे वो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वाला टर्म आप याद रखिएगा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद इट लीड्स टू द वेलफेयर एंड इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये वेलफेयर को लीड करता है और हमेशा क्वालिटी बढ़ाएगा। किसकी? कंज्यूमर की। कंज्यूमर की जैसे क्वालिटी का एग्जांपल लें कि उसने क्लोथ खरीदे, क्लोथ पे उसने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, उसके बाद वो सेटिस्फैक्शन डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, उसके बाद ये कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जा रहा है, ये हमने देखा। और ये वेलफेयर मतलब उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह भी दे रहा है। जैसे पेंसिल का यूज,
वो भी हमारा इसमें कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड, इट डज नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन लीड नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं दीज गुड्स आर मैक्सिमम यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कैपिटल गुड्स को यूज करके दूसरे अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ये गुड्स दूसरे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक्सपेंडिचर जो इस पे होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये होगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होगा वो किस पे करेंगे, कैपिटल गुड्स पे जो हम लोग अपना मनी एक्सपेंड करते हैं उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इट लीड्स टू द हायर प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी फॉर हायर, इट लीड्स टू द हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी विच इज गुड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। मतलब इस अगर हम लोग इस पे जैसे कि हमने कभी भी कैपिटल गुड पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो वो क्या करेगा, ये हमेशा हायर प्रोडक्शन बढ़ा देगा। जैसे कि पहले हमारे पास 2 फैक्ट्रीज थी, उसके बाद हमने अपना एक्सपेंडिचर किया, इस पे हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारे पास 3 हो गई। अब देखिए हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया है, जब यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। इट इज गुड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। प्लांट एंड मशीनरी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमने अभी अभी दिया। उसके बाद देखते हैं कि 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हम लोग कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। दे कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ये वाला सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर, ये हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है एंड दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन होगा ये इन्हीं के हिसाब से होगा। उसके बाद सेकंड हम लोग देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। व्हाट इज द प्रोड्यूसर सेक्टर? प्रोड्यूसर सेक्टर दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है एंड हायर्स एंड परचेजेस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के परचेजर्स होते हैं जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से इनको मिलता है, उसको ये लोग परचेज करते हैं, मतलब उन्हीं के हिसाब से ही ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। दे मेक द फैक्टर पेमेंट, ये लोग फैक्टर पेमेंट देते हैं, जैसे कि लेबर वगैरह हुआ तो उसको ये लोग पेमेंट देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हमारा लोगों को क्या होता है कि दे आर द वेलफेयर एजेंसीज विच लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। ये वेलफेयर एजेंसी होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती हैं, डिफेंस मजबूत करके रखती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के बाद हमारा फोर्थ है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको ROW सेक्टर भी कहते हैं, जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर होता है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक पूरा कनेक्शन रखता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितना स्टॉक है। जैसे कि एक गोडाउन है, उसमें हमने चेक किया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितना स्टॉक रहता है, वो स्टॉक क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जितनी क्वांटिटी हमारे पास है वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाए वो स्टॉक होता है। इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल ये नहीं होता है, मतलब हम लोग इसको समयांतराल पे नहीं देखेंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मनी सप्लाई, वेल्थ आपके पास रखी है, जैसे रुपया रखा है, 10,000 रखा है, वो आपके पास स्टॉक के रूप में रखा है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे फ्लो। फ्लो क्या है? क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम। जब हम लोग एक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो आएगा फ्लो में। ये टाइम डायमेंशनल होता है। जैसे चेंज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई पहले कितना था, उसके बाद अब कितना हुआ, इनके दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, वो फ्लो में काउंट होगा। इन्वेस्टमेंट, ये भी फ्लो में ही काउंट होगा क्योंकि ये भी क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पीरियड ऑफ टाइम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो इज द डिपेंडेंसी ऑफ सेक्टर्स अमंग ईच अदर। मतलब सारे सेक्टर्स हैं जो हमने 4 सेक्टर्स डिस्कस किए, वो सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये वाला इस पे, ये इस पे, सब एक दूसरे पे हैं, पूरा ये सर्कल बनता है, यही है इंटरसेक्टोरल फ्लो। फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब हमारी ये टोटल डेफिनेशन क्या हो गई? द डिपेंडेंसी ऑफ सेक्टर्स अमंग ईच अदर फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द मनी इज कॉल्ड द इंटरसेक्टोरल फ्लो। इंटरसेक्टोरल फ्लो जो होता है ये हमारा 2 टाइप्स में है आगे। पहला कौन सा है? रियल फ्लो।
अब हम लोग देखते हैं रियल फ्लो क्या है। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड रियल फ्लो। मतलब जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, उसे हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ले लें पहला सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर, और यहाँ पे हम लोग दूसरा सेक्टर ले लें प्रोड्यूसर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर हमने ले लिए, और इनकी दोनों की डिपेंडेंसी जो है, जैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर हमने अभी अभी डिस्कस किया, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, इसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। इसको किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर सर्विस देगा, फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस देगा। इसमें क्या देगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप्स, ये सब देगा। ये जो फ्लो है इंटरसेक्टोरल फ्लो, इसे हम लोग रियल फ्लो कहते हैं, जो कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में होता है। उसके बाद मनी फ्लो, द फ्लो ऑफ मनी एमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी फ्लो। मतलब जब मनी का मूवमेंट होगा दो सेक्टर्स के बीच में, जैसे कि हमने लिया था हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, अब इनके बीच में जब मनी का फ्लो होगा, द फ्लो ऑफ मनी एमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मनी फ्लो, ये मनी फ्लो है। इसमें क्या होगा, द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर इधर एक्सपेंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला क्या होगा, पेमेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट देगा, पेमेंट देगा। और इधर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे एक्सपेंड करेगा। इसलिए क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, गुड्स खरीदने हैं। परचेजिंग ऑफ गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, पेमेंट देगा किसका, फैक्टर सर्विसेज का, वो मनी फ्लो है। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मनी, ये क्या है, इट रेफर्स टू द अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब मनी फ्लो और हम लोग रियल फ्लो, इनको दोनों कंबाइन करते हैं, वो बनाता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मनी। उसके बाद इसमें क्या होगा, जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर है और इधर हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, इसमें क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर प्रोडक्शन देगा, क्या देगा, फैक्टर प्रोडक्शन। और उसके बाद इसके उसमें क्या करेगा, गुड, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और वहां पे प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड को ये फैक्टर पेमेंट्स देगा। जब हम लोग मनी फ्लो एंड रियल फ्लो को कंबाइन करेंगे, यही हमारा बनाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मनी। उसके बाद लास्ट हमारा ये टॉपिक है, व्हाट इज लीकेज एंड विड्रॉल। लीकेज क्या होता है, लीकेज आर, दिस इज द माइक्रो वेरिएबल विच कॉन्ट्रैक्ट्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि हम लोग पानी, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पानी की टंकी में कभी कभी बताते हैं कि लीकेज हो गया, उससे क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा। वही सेम टू सेम इकोनॉमी में है। ये माइक्रो वेरिएबल्स हैं जो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वही लीकेज कहलाता है। उसके बाद फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू द फॉल, इससे आउटपुट इकोनॉमी में कम हो जाएगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट कम होगा या मनी कम होगा तो उसके बाद लेवल जो आउटपुट का है प्रोडक्शन का, वो कम होता चला जाता है। उसके बाद सेविंग्स, जब सेविंग्स, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि आप सेविंग करने लगेंगे, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी से रुपया या मनी जो है वो बाहर आ गया, उसको आपने रख लिया, उसका यूज नहीं हो रहा है मार्केट में, तो क्या है, ये विड्रॉल है, या इसको लीकेज की भी कैटेगरी में रखेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक लीकेज या विड्रॉल में आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, हम लोग कोई चीज इंजेक्ट करते हैं इकोनॉमी में, जिससे क्या होगा, इट एक्सपेंड्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ये बढ़ा देगा। इट लीड्स टू द रेज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, इससे क्या होगा, ये आउटपुट का लेवल बढ़ा देगा इकोनॉमी में, क्योंकि जितना ज्यादा आप मार्केट में मनी लाएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंड करती है तो क्या होगा, ये मार्केट में मनी बढ़ा देगा। इससे क्या होगा कि इट विल लीड टू द रेज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, और इससे क्या होगा कि इट विल एक्सपेंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब
आज के लिए ये चैप्टर पूरा इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर सेकंड, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।